हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश जोन। एंड फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर लिटरेचर एंड ग्रामर के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं इस वीडियो में। और ये हमारा है इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट, क्योंकि कल हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया विद 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर। और बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही जल्दी से हम इस वीडियो को खत्म करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ पहले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, अ वर्क दैट मेक्स फन ऑफ अनदर वर्क बाय इमिटेटिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ द राइटर स्टाइल इज कॉल्ड। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्क होता है जो इमिटेट किया जाता है, किसी दूसरे राइटर के वर्क को इमिटेट करते हैं, उसके राइटिंग स्टाइल को इमिटेट करते हैं टू मेक फन ऑफ अनदर वर्क्स बाय इमिटेटिंग। तो आपको बताना है कौन सा वो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, सटायर, फेयर्स, पैरोडी या फेबल। और फर्स्ट क्वेश्चन का इस वीडियो का जो करेक्ट आंसर है उसकी बात कर लेते हैं। वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। पैरोडी होती है जो किसी भी राइटर की, अगर हम किसी वर्क को इमिटेट करते हैं, उसका फन बनाते हैं इमिटेट करते वक्त, उसके राइटिंग स्टाइल को या उसका जो उसने सब्जेक्ट मैटर चूज करा होता है, तो दैट इज कॉल्ड पैरोडी। आपके पास बेस्ट एग्जांपल है जब भी जो रिचर्डसन ने अपना वर्क लिखा था पामेला, पामेला को जब पैरोडी वे में जोसेफ एडिशन वर्क आया था हेनरी फील्डिंग का, तो दैट वाज द पैरोडी ऑफ पामेला। पामेला वाज द वर्चुअस लेडी, जिसको वर्चू रिवार्डेड बोलते हैं, सब टाइटल इसका है। तो वहां पे उस कैरेक्टर को, लेडी के कैरेक्टर को इस जोसेफ एडिशन प्ले में, जो प्ले था, नॉवेल था, उसमें हेनरी फील्डिंग ने एक तरीके से उसके कैरेक्टर, पामेला के कैरेक्टर को इमिटेट करा हुआ है, रिचर्डसन की राइटिंग स्टाइल को इमिटेट किया हुआ है और अपना ये नॉवेल जोसेफ एडिशन लिखा हुआ है। तो जब भी फन के वे में किसी भी राइटर्स के वर्क को इमिटेट करता है कोई अदर राइटर, तो उसको हम पैरोडी बोलते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, अ सीन दैट interrupts the normal chronological sequence of events in a story to depict something that happened at an earlier time is called। क्या बोलते हैं, जो भी सीन होती है जो इंटरप्ट करता है, जो नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस चलता रहता है इवेंट का, अगर उसमें कोई एक फ्लैशबैक की चीजें या पुरानी चीजें जो बहुत टाइम पहले हो चुकी हैं उस स्टोरी को डिपिक्ट करता है उस नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, तो उस सीन को हम क्या कहते हैं? फ्लैशबैक, प्रोलॉग, एपिलॉग या फ्लैश फॉरवर्ड। तो हाँ जी, तो वो क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैशबैक में जाना। होता नहीं है कि जब कोई भी सीन चलता रहता है उसमें जब कोई कैरेक्टर किसी अपनी पुरानी स्टोरी को या पुराने टाइम की बातों को याद करता है, तो दैट इज नोन एज दी फ्लैशबैक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? एंशिएंट सोसाइटीज की जो स्टडी होती है, जिसका अध्ययन करते हैं लोग, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री या इथनोलॉजी। तो जो सेकंड थर्ड का जो हमारा करेक्ट आंसर है उसकी बात कर लेते हैं, वो है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, द एंशिएंट सोसाइटी का जो अध्ययन, जैसे आप मोहनजोदाड़ो की बात कर लो, उसका अध्ययन करना, दैट वो आता है एक एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी में, और उसको हम एंशिएंट सोसाइटीज का जब भी अध्ययन किया जाता है तो उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी इज कॉल्ड। एक स्टेट जहाँ पे कुछ लोग बहुत लोगों को गवर्न करते हैं, मीन्स अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? मोनार्की, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की या प्लूटोक्रेसी। तो वो क्या बोलता है, वो क्या बोला जाता है? फोर्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज नोन एज ओलिगार्की। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ का हमारा बी क्वेश्चन करेक्ट है। यहाँ पे ये सी होना चाहिए था, ये बी होना चाहिए था। ठीक है, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की इज कॉल्ड जहां पे कुछ लोग बहुत लोगों को गवर्न करते हैं, वो जो स्टेट होता है उसको ओलिगार्की बोलते हैं। नंबर फोर्थ के बाद जो 5 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए आप सभी लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीज इज नोन एज। बहुत हम जानते हैं इसके बारे में, बहुत सुनते हैं, एडवर्टाइज भी आते हैं इससे रिलेटेड। आप जो भी प्रोडक्ट्स स्किन से रिलेटेड यूज करते हो उसमें भी ये लिखा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका जो आंसर है इसमें भी आप बी और सी में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बी है, ये सी है। तो द करेक्ट आंसर वी हैव दैट इज कॉल्ड
डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। इसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, जहां भी स्किन रिलेटेड कोई भी डिसीज होता है या मेडिकल में जिसको हम बोलते हैं उसकी स्टडी को, वो हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। और जो इसका अध्ययन किया रहता है, जो इससे रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, स्किन रिलेटेड डिसीज से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं, उनको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। नंबर 6 क्वेश्चन है, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई का मौत मारना या उसको किल कर देना, क्या कहलाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है यहाँ पे, और वो होता है पैट्रिसाइड, रेजिसाइड, होमिसाइड या फ्रैक्ट्रिसाइड। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रैक्ट्रिसाइड। ठीक है, फेटर्निटी से रिलेटेड है, भ्रातृत्व से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे जो मर्डर ऑफ ब्रदर का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा, OWS होगा, दैट वुड बी फ्रैक्ट्रिसाइड। नंबर 7 क्वेश्चन है, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली for racing is called। क्वेश्चन नंबर 7 है, a light sailing boat built specially for racing, उसको क्या बोलते हैं? 7th का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन याच। ठीक है, दैट इज कॉल्ड याच। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बी कर दीजिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन बी ये रहेगा। तो a light sailing boat built especially for racing is called yacht। Number 8 is fill in the blanks with the correct option। 8 से लेकर के 11 तक के जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें fill in the blanks फिल करना है, तो आपको इसमें बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 द मून हैज नो वाटर, इट्स सॉलिड crust does respond to the gravitational force of the earth। 8 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस आपको गैप में इसमें फिल करना है। इस गैप में क्या फिल होगा, जो लाइन यहाँ पे दी गई है, मेंशन है। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए, ऑल्दो द मून हैज नो वाटर। ऑप्शन ए हमारा होगा करेक्ट आंसर। इट्स सॉलिड क्रस्ट डज रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। नंबर 9 क्वेश्चन है, फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है ये, फिर से आगे आपका गैप यहाँ पे आया है, इसको फिल करना है। 70% अल्कोहल इज मोर इफेक्टिव देन 100% अल्कोहल, तो आपको बताना है एन एंटीसेप्टिक यूज्ड होगा, व्हेन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, देयरफॉर एन एंटीसेप्टिक, या एक्सेप्ट एन एंटीसेप्टिक। एन एंटीसेप्टिक यूज्ड का जो हमारा यहाँ पे 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा व्हेन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में जो फिल होगा व्हेन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, तो क्या होता है, व्हेन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक 70% अल्कोहल इज मोर इफेक्टिव देन 100% अल्कोहल। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, फिर से आपका गैप आया है यहाँ पे, बाय engine exhaust reacts the nitrogen oxide to form complex toxic gases। हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, यहाँ पे कौन सा फॉर्म फिल होगा? हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन ऑफ बाय engine, या गिवन ऑफ बाय engine, गिव ऑफ बाय engine, या होगा दे आर गिवन ऑफ बाय engine। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, हाइड्रोकार्बन्स गिवन ऑफ, ओके, गिवन ऑफ बाय engine। ठीक है, नंबर 11 क्वेश्चन है, फिर से ये फिल इन द गैप का है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं। ओजोन गैप है, एक्सट्रीमली एक्टिव केमिकली एंड सक्सीड्स इन डैमेजिंग एनी वेजिटेशन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद। ओजोन इज एक्सट्रीमली एक्टिव केमिकली, तो आपको बताना है इज होगा या विच इज होगा, बीइंग होगा या बाय बीइंग होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ओजोन इज। ठीक है, ओजोन इज एक्सट्रीमली एक्टिव केमिकल एंड सक्सीड्स इन डैमेजिंग। तो क्वेश्चन नंबर ये 11 की बात हो रही है। अब फिर से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, फिल इन द ब्लैंक्स के है, मोर एप्रोप्रिएट, इसमें जो चॉइसेस हैं आपको फिल करना है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन गैप आउट, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, और आपका जो होता है स्पेलिंग एरर, कंपाउंड सिंपल सेंटेंसेस, इन सबसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि आपका क्वेश्चन स्किप ना हो। बार बार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, क्योंकि 3-4 डेज आपके बचे हुए हैं एग्जाम में सिर्फ। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन, गो आउट, गोइंग आउट, गॉन आउट या वेंट आउट, और करेक्ट आंसर जो है
क्वेश्चन नंबर 12 का वो हमारा होगा ऑप्शन बी। इंसिस्ट जहां भी होगा इंसिस्टेड ऑन गोइंग होगा, ठीक है, वहां पे बाद में इंसिस्ट अपने बाद में जो वर्ब लेके आता है उसमें आईएनजी लेके आएगा। इंसिस्टेड ऑन टॉकिंग, इंसिस्टेड ऑन रिप्लाइंग, तो दीज आर दी वर्ड्स जहां पे इंसिस्ट के बाद में आपका वर्ब जो होगा वो आईएनजी लेके आएगा। नंबर 13, दिस इज अ डायमंड रिंग विच द थीफ डॉट 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 है स्टोलन, स्टील, स्टोल या स्टीलिंग। तो करेक्ट आंसर है 13 का वो है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, स्टोल। दिस इज द डायमंड विच द थीफ स्टोल, जिसको थीफ ने चुरा लिया था, यही वो डायमंड की रिंग है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन जो फिल होगा वो हमारा होगा स्टील का सेकेंड फॉर्म स्टोन। नंबर 14 है ऑल द पीपल्स आर डॉट 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 टू दी बीच, जो सभी विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, बीच को जा रहे हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म फिल होगा, गोइंग, विल गो, गॉन या गो। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑल द पीपल्स आर गोइंग, क्योंकि ये हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सो यहाँ पे गोइंग ऑप्शन आएगा। नंबर 15 इज क्वेश्चन है हमारा, गैप पहले आ जाता है, फिर प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द रोड दे पुट अप मोर स्ट्रीट लैम्प्स। क्या है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, इन ऑर्डर फ्रॉम प्रिवेंट या इन ऑर्डर ऑफ, इन ऑर्डर ऑन। तो इन ऑर्डर यहाँ पे जो होगा वो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो ये वर्ड ये फ्रेज होता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर जो होगा वर्ड वो करेक्ट यहाँ पे जाएगा, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द रोड दे पुट मोर स्ट्रीट लैम्प्स, ओके। 16 क्वेश्चन है आई एट अ डॉट 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 ऑफ चॉकलेट केक। आई एट अ, इसमें आपको बताना है पीस का कौन सा स्पेलिंग जो होगा वो करेक्ट होगा और यहाँ पे इस गैप को फिल करेगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है, आ की बात हो रही है, यहाँ पे ए ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, तो स्पेसिफिकली ये डेफिनेट नाउन को इनडेफिनेट नाउन बता रहा है, लेकिन यहाँ पे आ के साथ में जो आएगा कि वो एक सिंगुलर नाउन लेकर के आएगा, आपका सिंगुलर वर्ड लेकर के आएगा। तो आई एट पीस, अ पीस ऑफ चॉकलेट, पीसेस नहीं होगा, अ पीस होगा, ये करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। 16 के बाद 17 क्वेश्चन है, ही एंड हिज ब्रदर डॉट 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 टू द सेम स्कूल, ही एंड हिज ब्रदर, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है, ही एंड हिज ब्रदर गो टू द सेम स्कूल, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एंड लग चुका है यहाँ पे, यहाँ पे जो दो प्रोनाउंस है उनके बीच में, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो होगा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर के आएगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टिल इट स्टॉप्स, स्टॉप्ड, विल स्टॉप या वुड स्टॉप। तो यहाँ पे जो कौन सा वर्ड होगा वो करेक्ट होगा, आपको बताना है, गैप को फिल करेगा। और 18 के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इट स्टॉप्स, ठीक है, डोंट गेट ऑफ द ट्रेन इट स्टॉप्स, ये यहाँ पे पूरा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसीलिए से यहाँ पे यस लेके आएगा, क्योंकि इट ये सिंगुलर वर्ड को डिनोट कर रहा है। 19 क्वेश्चन है, आई डॉट 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 इंग्लिश फॉर 6 years नाउ, आई स्टडीज, आई हैव स्टडीड, वुड स्टडी या आई हैव बीन स्टडीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम की बात हो रही है, फॉर 6 years नाउ, तो जो करेक्ट आंसर है 19 का वो हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 6 years नाउ। नंबर 19 के बाद 20 क्वेश्चन है, आई डॉट 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 हिम फॉर ईयर्स, आई नो हिम फॉर ईयर्स, आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स, आई वुड नोन हिम फॉर ईयर्स, हैव नोन फॉर ईयर्स। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा, फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे यही सेम चीज है, क्योंकि आपका आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स, आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 21 क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ है इस लाइन में, फ्रेलिटी द नेम इज वुमेन, तो ये बताना है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, एपोस्ट्रॉफी है, या आपका है सिमिली। और यहाँ पे बात हो रही है
फ्रैलिटी की बात हो रही है, दाई नेम इज वुमेन है, तो फ्रैलिटी को एक तरीके से यहाँ पे पर्सोनिफाई किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फ्रैलिटी डायनेमिक वुमेन, इसको एक लिविंग थिंग समझा जा रहा है, आपका नाम अबला तेरा नाम ही नारी है, तो दैट वुड बी ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन। 22nd क्वेश्चन है, कुछ लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एलेजी बिगैन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज, एलेजी क्यों बोला जाता है आपको बताना है। इट वॉज रिटन इन दी एलेजिक मेजर, इट वॉज अ पोएम ऑफ सॉरो, इट वॉज रिटन बाय राइटर्स ऑफ एलेजीज, सम एक्सपर्ट्स क्रिटिक्स नेम्ड इट सो। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा 22nd का ऑप्शन बी होगा, इट वॉज अ पोएम ऑफ सॉरो। ठीक है, एलेजी होती है किसी की डेथ पे, किसी को मिस करते हुए, उसकी एब्सेंस में वो पोएम्स लिखी जाती हैं, और स्पेशली डेथ पे लिखी जाती हैं बाय द फेलो, जो वो बहुत जिसके करीब रहता है, राइटर या पोएट या इंसान उसको लिखता है, लिविंग पर्सन उसको लिखता है पोएम को, और वो होता है अपने किसी क्लोज नियर वंस की लॉस पे इस तरीके की पोएम्स लिखी जाती हैं। तो ये एक तरीके का पोएम होता है दैट इज फुल ऑफ सॉरो, एंड वो दुख को एक्सप्रेस करता हुआ, सैड को या सॉरो को एक्सप्रेस करता हुआ पोएम होता है। 23rd है, नॉवेल इज अ, नॉवेल क्या है, वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द discarded forms of writing या none of these। तो नॉवेल क्या है, दैट इज ऑप्शन ए, वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। ठीक है, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है नॉवेल, दिस इज अ जॉनर। 23rd के बाद 24 क्वेश्चन है, एवरी मैन इज क्या है, एवरी मैन इज अ वर्क है, एक लिटरेरी वर्क है, आपको बताना है इट इज एन इंटरल्यूड, ट्रेजिक कॉमेडी, कॉमेडी या मोरालिटी प्ले। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, दिस इज a morality play। Number 24 के बाद 25th क्वेश्चन है, a ballad is a short epic poem, is a song sung by ballad dancer, is a folk song or orally transmitted poem dealing with popular story, is a short novel। तो ballad क्या है, that is option C हमारा करेक्ट आंसर है, इट इज अ फोक सॉन्ग एंड ओरली ट्रांसमिटेड पोएम डीलिंग विद अ पॉपुलर स्टोरी। ठीक है, बैलेड में आपके पॉपुलर स्टोरी होती है जिसको नरेट करते हुए फोक सॉन्ग्स के थ्रू उसको गाया जाता है और पोएम के थ्रू उसको डील विद किया जाता है, एंड स्पेशली जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसका स्टोरी होती है वो नरेशन के फॉर्म में होती है। नंबर 26 क्वेश्चन है, एंड इक्लॉग क्या है आपको बताना है, इट इज अ लॉन्ग पोएम, शॉर्ट पोएम, पेस्टोरल पोएम या शॉर्ट डायलॉग। तो करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, इट इज अ पेस्टोरल पोएम। इक्लॉग जो होता है वो हमारा पेस्टोरल पोएम से रिलेटेड होता है, जहाँ पे किसी रस्टिक या रूरल लाइफ को डिपिक्ट करता हुआ, कंट्री लाइफ को डिपिक्ट करता हुआ पोएम लिखा जाता है, शेफोर्ड से रिलेटेड होता है, जिसमें पिक्चर्स होते हैं, जो ग्रीनरी होती है विलेज लाइफ की, वो सब कुछ दिखाया जाता है इस तरीके की पोएम्स में। नंबर 27 क्वेश्चन इज, द रेगुलर ऑड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ। जो रेगुलर ऑड्स होते हैं वो किसके इमिटेशन करता है, वो किसका क्लोज इमिटेशन है, पेट्रार्क्स, शेले, टाटा या पिंडार। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पिंडार। ठीक है, पिंडारी कोड होते हैं, इनको रेगुलर ऑड उसका क्लोज एक तरीके का इमिटेशन होता है। 28 क्वेश्चन है, नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम, कहाँ से नोवेला जो वर्ड है वो आया हुआ है, वो जो डिराइव किया गया है, इंडिया, फ्रांस, इटली या इंग्लैंड। और 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रॉम इटली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 29 क्वेश्चन, इन मैट्रिक मोमेंट इंजैम्बेंट मीन्स, इंजैम्बेंट का मतलब क्या होता है, जो भी मैट्रिक मोमेंट्स होती हैं, मैट्रिक मोमेंट्स, जैम्पिंग थॉट्स, स्ट्राइडिंग ओवर, स्टॉपिंग सॉर्ट या असिजोरा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, स्ट्राइडिंग ओवर इज द करेक्ट आंसर 29 का। 30 क्वेश्चन है, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग, जो मिथ वर्ड है ये ग्रीक वर्ड मिथोस से आया हुआ है, डिराइव किया गया है। तो आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है, क्या सिग्निफाई करता है, इमेजिनेशन, चिल्ड्रन स्टोरीज, अ स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड या कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट। और करेक्ट जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, अ स्टोरी प्लॉट ट्रू और invented। Number 31 is pathetic fallacy is a phrase invented by, किसने इन्वेंट किया है pathetic fallacy जो है, आपको इसका आंसर देना है, शेक्सपियर, जॉन रस्किन, ओलिवर गोल्डस्मिथ या कार्लाइल। और करेक्ट आंसर है 31 का वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट वाज
phrase invented by John Ruskin in 1856. 32 क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या होता है सटायर का, उसका आंसर आपको देना है टू मॉन्ट, टू अराउज पिटी, टू प्रेज या टू रेडिक्यूल फॉली और वाइसेस। और 32 का जो करेक्ट आंसर है आप सभी जानते हो, सटायर का जो बेसिक या प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्ट है दैट इज टू रेडिक्यूल फॉली एंड वाइसेस थ्रू दी कैरेक्टर्स एंड थ्रू दी स्टोरी। नंबर 33, द आइलैंड फ्रेडिसिस हैज बीन रिटन, आइलैंड फ्रेडिसिस जो है ये वर्क लिखा है, किसने लिखा है, वर्ड्सवर्थ, गॉल्सवर्दी, मिल्टन या शेक्सपियर। और करेक्ट जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, गॉल्सवर्दी। और ये जो वर्क है 1904 में लिखा गया है और जॉन गॉल्सवर्दी ने अपने नेम से, दिस वाज द वर्क जिसको अपने नेम से इन्होंने पब्लिश कराया था, बिकॉज इससे पहले जो भी वर्क्स उन्होंने लिखे थे वो जॉन सेंट जॉन के नेम से पब्लिश करा था, बट दिस वाज द वर्क द आइलैंड फ्रेडिसिस जिसको जॉन गॉल्सवर्दी ने अपने नेम मींस जॉन गॉल्सवर्दी के नेम से इसको पब्लिश किया था। नंबर 34 क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एलिक्सिर, इलेजर, इलेजर या एलिक्सिर, क्या करेक्ट वर्ड है, करेक्ट स्पेलिंग है इस वर्ड की, तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। 35 है, हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स विमेन कैरेक्टर्स, आपको बताना है शेक्सपियर के विमेन कैरेक्टर में से जितने भी उन्होंने प्लेस लिखे हुए हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं विमेन कैरेक्टर्स, उसमें से विच, फोर्थ विच किसको बोला जाता है, किसको ये फ्रेज, ये नेम दिया गया है, लेडी मैकबेथ, जर्ट्रूड, कॉर्डेलिया या डेस्टिमोना, और जो है वो दैट इज ऑप्शन ए, लेडी मैकबेथ, क्योंकि लेडी मैकबेथ शी वॉज द वाइफ ऑफ मैकबेथ। और मैकबेथ प्ले में थ्री विचेस का डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग पे ही मिल जाता है, जिसमें जो मैकबेथ को अपने प्रोफेसर के थ्रू उसको बताती हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, बट शी वो, और एक तरीके का लालच देती है, बट लेडी मैकबेथ वाज द फोर्थ विच इन दिस प्ले एंड आल्सो इन द प्लेस दैट ऑल द कैरेक्टर्स, लेडी कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, बिकॉज वो एक तरीके से इंस्टिगेट करती है अपने हस्बैंड को कि आप जो कुछ बोला गया है अब उसको आप इम्प्लीमेंट करो, किस तरीके से आप बन सकते हो किंग ऑफ स्कॉटलैंड। नंबर 35 क्वेश्चन तक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिपीट करिए, फिर से वॉच आउट करिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, और रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो गो फॉर दैट एंड ऑल्सो कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन।